हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 18 देखेंगे। पार्ट 17 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो कि पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। तो बाकी जितने सारे पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने अब तक कवर कर लिए हैं 560 MCQs। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और पहला सवाल है हमारा, अलैंगिक प्रजनन होता है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनमें से हमें एक विकल्प चूज करना है। तो जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है वो है डी। जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है वो है डी, यानी कि कम विकसित जानवरों और पौधों में। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल कम विकसित जानवरों और पौधों में ही होता है। कायिक प्रवर्धन पिछले ही वीडियो में आपने देखा था कि तने से, पत्तियों से नए प्लांट ग्रो करवाए जा सकते हैं। जैसे कि प्याज है, आलू है, जो भी रूपांतरित आप तना पढ़ते हो उन सब से एक नया प्लांट ग्रो करवाया जा सकता है। गुलाब का पौधा है, उसके एक तने को काट लो और मिट्टी में उसको लगा दो, वो सब कुछ दो जो एक प्लांट को उगने के लिए चाहिए, तो वहाँ पर भी एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उच्च पादपों में नहीं होता है, केवल कम विकसित पादपों में ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक विकल्प चूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर इवोल्यूशन के नज़रिए से सोचेंगे। इवोल्यूशन के नज़रिए से, विकास के नज़रिए से सोचेंगे कि पृथ्वी पर जब लाइफ आना स्टार्ट हुआ उस समय जो भी जीव थे वो बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही साधारण जीव थे। बैक्टीरिया आए सबसे पहले, तो उनमें क्या होता था, अलैंगिक प्रजनन होता था। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, अलैंगिक प्रजनन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो एडवांस होते चले गए, जो भी जीव आए वो एडवांस होते चले गए, उनमें इवोल्यूशन हुआ, तब अलैंगिक प्रजनन से वो लैंगिक प्रजनन करना स्टार्ट किए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोचना होगा। हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे बेस्ट विकल्प होगा उसके साथ हम जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, एक से ज़्यादा विकल्प सही हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा हमें उसके साथ जाना पड़ता है। डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसका इस्तेमाल सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ देखो, काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंस है जिनका उपयोग किया जाता है सुखाने वाले एजेंट के रूप में। सुखाने वाले एजेंट के रूप में यानी कि हाइग्रोस्कोपिक एजेंट बोल दो या फिर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोल दो। ये सब्सटेंस करते क्या है, वातावरण में जो नमी होते हैं उसको ये सोख लेते हैं। आपने सिलिका जेल का पैकेट देखा होगा, जब आप सामान वगैरह मंगवाते हो ऑनलाइन तो उसके अंदर सिलिका जेल का पैकेट होता है। सिलिका जेल का पैकेट होता है, आप देखते होंगे। जैसे मान लो आपने कोई शू मंगवाया, आपने जूते मंगवाए, उसमें देखना सिलिका जेल का पैकेट होगा। वो इसीलिए होता है ताकि उस जूते के अंदर जो भी नमी हो उसको ये सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर ले और वो जूता खराब ना हो जाए, इसीलिए होता है। तो जहाँ भी देखो सिलिका जेल रखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ से मॉइस्चर को, नमी को अवशोषित करने के लिए उसको वहाँ पर रखा गया है। तो ये सारे पदार्थ हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है जो कि वातावरण में उपस्थित नमी को ये अवशोषित कर लेते हैं। यहाँ देखो एक लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमारा आंसर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। शीतल पेय में शामिल है। शीतल पेय बोले तो कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ये सब जो आप पीते हो। शीतल पेय में आप जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और उसमें जल तो होता ही है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टार्टरिक एसिड ये इमली के अंदर होता है। टार्टरिक एसिड ये इमली के अंदर होता है। सिट्रिक एसिड ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया यानी कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में होगा। ऑक्जैलिक एसिड ये टमाटर में मिलेगा। ऑक्जैलिक एसिड ये टमाटर में मिलेगा। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, या फिर वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लिनियस को, कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस ने ही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया आपसे पूछ दे तो आपका आंसर क्या होगा, लिनियस होगा। इन्होंने 2 जगत वर्गीकरण में एक दिया था प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। ये प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम, ये 2 किंगडम्स इन्होंने दिया था कार्ल लिनियस ने। इनके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है सिस्टमा नेचुरे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कभी पूछ दे सिस्टमा नेचुरे जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर आपका कार्ल लिनियस होगा। डैश एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण है। जैसे एक मैं मॉलिक्यूल लेता हूं, अणु लेता हूं हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये HF है, ये
एक कोवेलेंट बाउंड है, सिंगल बाउंड है, सिंगल बाउंड है यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साझेदारी है। अब फ्लोरीन जो है ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की जो क्षमता है या फिर बोल दो जो प्रॉपर्टी है, गुण है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता तो आप ध्यान में रखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरे आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। वो क्या है, फ्लोरीन। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है क्लोरीन के पास। तो ये दोनों अंतर आप ध्यान में रखना। फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा EN है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये पूरी तरह से अपने अंदर ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने की क्षमता क्लोरीन के पास सबसे अधिक है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन के पास। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनीकरण ऊर्जा ये हीलियम के पास है, और सबसे कम है सीजियम के पास। डैश आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। हमारे आंखों में जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस। और जनरली जो आप आंखों पर चश्मा देखते हो किसी के पास, अगर वो पावर वाला है तो उसका जो फोकल लेंथ है वो फिक्स होता है। उस चश्मे का जो फोकल लेंथ है, उस चश्मे में जो भी लेंस लगा हुआ है उसका जो फोकल डिस्टेंस है वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे आंखों में जो लेंस है वो अपने फोकल डिस्टेंस को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो ग्लास का तो है नहीं, तो वो अपने फोकल डिस्टेंस को चेंज कर सकता है, और ये चेंज होता है सिलियरी बॉडी की मदद से। सिलियरी बॉडी की मदद से यही आपसे पूछा गया है कि फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, यानी कि फोकल डिस्टेंस को चेंज करने में मदद करता है। ये है सिलियरी बॉडी। ये देखो जो पूरा आईबॉल आपको दिखा रखा है, जो कि लगभग स्फेरिकल है, लगभग गोल है। इसका आपसे डायमीटर पूछा जा सकता है। डायमीटर बोले तो व्यास, अगर पूछ दे तो आंसर आपका 2.3 सेंटीमीटर होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। जो आईबॉल है उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर लगभग में। यहाँ देखो आंखों का रंगीन भाग आइरिस होता है, हिंदी में परितारिका बोलते हैं। लेंस मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इमेज कैसा बनता है, इमेज बनेगा रेटिना के ऊपर, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल यानी कि वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। फिर ब्रेन के द्वारा इस इन्वर्टेड इमेज को सीधा किया जाता है। ये देखो कॉर्निया है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान में इस पूरे आईबॉल को दान नहीं किया जाता है, नेत्रदान में इस कॉर्निया को दान किया जाता है। और प्रकाश की किरण जब हमारे आंखों में प्रवेश करती है तो सबसे पहला जो रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया पर ही होता है। यानी प्रकाश की किरण हमारे आंखों में जानी है तो सबसे पहले उसके रास्ते में कौन मिलेगा, कॉर्निया। और सबसे ज़्यादा जो अपवर्तन है, सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन है वो कॉर्निया पर ही होता है। ये स्क्लेरा है जिसे हम श्वेत पटल बोलते हैं। ये अपारदर्शी होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। अब देखो यहाँ सामर्थ्य का मतलब आपको कार्य लेना है, ठीक है। सामर्थ्य का मतलब यहाँ पर आपको कार्य लेना है। जब हम किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम अपनी एनर्जी को उस वस्तु में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारा आंसर यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा। जैसे हम किसी वस्तु को ज़मीन से उठा करके किसी हाइट पर लेकर के जाते हैं तो हमने उस वस्तु पर कार्य किया, और जो हमने कार्य किया वही उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में इंस्टॉल हो जाता है। तो एक्चुअल में हमने क्या करा, अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफ़र किया, जो कि अब उसके पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। एल्युमिनियम सल्फेट, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। उसमें बताना है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का हम मास लिखेंगे, ऊपर में द्रव्यमान लिखेंगे और नीचे में टोटल मास लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमें चाहिए। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका मास निकालना पड़ेगा टोटल का। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका मास होता है 27। क्योंकि यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है तो हमारा मास यहाँ पर 54 होगा। उसके बाद सल्फर देखो,
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है 32। और यहाँ पर 3 सल्फर होगा क्योंकि यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर 3 लगा हुआ है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6 और ये 9। उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 इंटू में 12 होगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो 4 एटम्स यहाँ पर है और ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब टोटल 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 192। टोटल मास हम यहाँ पर निकालेंगे। टोटल मास कितना हो जाएगा? 4 और 6 10 और 2 12, 5 9 14, 14 और 9 23, 24, फिर 1 और 2 3, 342, 342। 342 है। ऑक्सीजन का मास देखो कितना है? 192। 192। टोटल मास 342। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सॉल्व करके देखिएगा 56.1% आएगा। 56.1% आएगा। सॉल्व करके आप एक बार देख लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 मीटर कर देना, वैसे सेंटीमीटर करोगे तो भी आंसर एक इसमें से आ जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में मीटर दे रखा था। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बराबर हमारा क्या होता है? कार्य बराबर हमारा होता है बल और गुने में विस्थापन। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब बल की जो दिशा है वही विस्थापन की दिशा हो। तो जिस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का बल लगाया उसी डायरेक्शन में 10 मीटर की दूरी ये ट्रॉली डिस्टेंस कवर करता है। तो बल हमारा 50 है, विस्थापन 10 है, तो 500 जूल हो जाएगा हमारा आंसर। 500 जूल हो जाएगा। यहाँ पर आप मीटर कर लेना। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। हाफ m का मान 10 दे रखा है और v का मान हमारे पास 2 है, तो 2 और गुने में 2, 1 2 से 1 2 खत्म। आंसर हमारा 20 जूल हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। डैश तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। यहाँ पर आप काट दो इस अणु को, ये बोर्ड में अणु दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, बट यहाँ पर एटम होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा, एटम होगा। अब बताना है इनमें से कौन है तत्वों में सबसे बड़ा एटम। तो हम अपने पीरियोडिक टेबल में जब हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, यानी धातु से जब हम अधातु की तरफ आते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम बाएं से दाएं आते हैं, लेफ्ट टू राइट आते हैं, तो साइज में कमी आती है, यानी जो एटम का साइज है वो घटते चला जाता है। और ये आपको लगाना है नियम ग्रुप नंबर 17 तक, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप तक। तो यहाँ आप देखो हाइड्रोजन तो भाई सबसे छोटा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद देखिए आप, लिथियम हमारा आएगा मेटल साइड, और उसके बाद ऑक्सीजन है अधातु साइड में, और उसके बाद फ्लोरीन। तो जब हम ऐसे जाएंगे एटम का साइज क्या होगा? छोटा होने वाला है। यहाँ पर एटम का साइज छोटा होगा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा यहाँ पर? लिथियम। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। स्किन के नीचे और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वसा उत्तक हम बोलते हैं हिंदी में एडिपोज टिश्यू को। जो चर्बी आप बोलते हो वो चर्बी एडिपोज टिश्यू ही होता है। आवधिक सारणी की अवधि 4 में, अब देखो यहाँ पर आवधिक सारणी आप कभी देखते हो क्या किताबों में? आवर्त सारणी होगा यहाँ पर। आवर्त सारणी की आवर्त 4 में, आवर्त 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? देखो जो आवर्त 1 है उसमें है हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक, 2 ही तत्व है। आवर्त संख्या 2 में लिथियम से लेकर के है नियोन तक। इधर हमारा हो जाएगा निष्क्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 के तत्व, ग्रुप नंबर 18 के तत्व। ये हमारा ग्रुप नंबर 1 का तत्व। आवर्त 3 में आ जाओ, सोडियम से लेकर के आर्गन तक। आवर्त 4 में आ जाओ, पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्रिप्टन हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर। डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रदीप्त गैस यानी कि इल्यूमिनेटेड गैस। इल्यूमिनेटेड गैस, तो इल्यूमिनेटेड गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है C2H2 को।
C2H2 को यानी कि CH ट्रिपल बाउंड CH, C2H2 इथाइन। इथाइन आपके एग्जाम में टिक किया गया है प्रोपेन को, बोर्ड वाले की तरफ से प्रोपेन इसका आंसर दिया गया है, बट इथाइन होगा। यह है सिगरेट लाइटर। इस सिगरेट लाइटर के अंदर भी गैस भरी जाती है ब्यूटेन को। ब्यूटेन गैस को ही लिक्विफाई करके इसके अंदर भरी जाती है, यानी कि कंप्रेस करके संपीड़ित करके ब्यूटेन गैस को इसमें भरी जाती है। तो सिगरेट लाइटर के अंदर पूछ दिया तो आंसर आपका ब्यूटेन होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन ये LPG का मुख्य घटक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। सिगरेट लाइटर के अंदर आपको मिलेगा ब्यूटेन गैस और इल्यूमिनेटर गैस के रूप में इथाइन का इस्तेमाल होता है। हमारा आंसर यहाँ पर ए होगा। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। एक कार है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सलरेट करती है। कार का त्वरण क्या है? त्वरण बराबर होता है हमारा v माइनस यू और बटे में t होता है। हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जो कि SI मात्रक है त्वरण का। तो एक एक वैल्यू जब हम सवालों में पुट करेंगे तो SI मात्रक में पुट करेंगे। हमें यहाँ पर दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 5/18 से, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी v हमारा हो गया 20, u हमारा हो गया 5 और समय दे रखा है 5 सेकंड, यानी कि 15 और बट्टे में 5, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। अब देखो एग्जैक्ट सवाल मान लो यही रिपीट हो जाए तो बोर्ड वालों ने इसका आंसर नैनोमीटर दिया है तो आप नैनोमीटर को टिक मार दोगे, लेकिन परमाणु त्रिज्या को मीटर में भी मापा जा सकता है, सेंटीमीटर में मापा जा सकता है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जा सकता है, किसी में भी मापा जा सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि हम परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में ही मापेंगे। ये कोई नियम नहीं है कि परमाणु त्रिज्या को हम लोग केवल नैनोमीटर में मापेंगे। परमाणु त्रिज्या को मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर सारे में मापा जाता है। आप किसी किताब में देखोगे एंगस्ट्रम के अंदर, किसी में देखोगे मीटर के अंदर, किसी में देखोगे सेंटीमीटर के अंदर, तो ये किसी में भी मापा जा सकता है। तांबा सल्फेट के विलयन में यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाने पर डैश विस्थापित होता है। तो ये लगाकर चौथी बार है जो ये सवाल आपके सामने आ रहा है, लगातार चौथी बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम जस्ता मिलाएंगे तो कौन विस्थापित होगा? ये विस्थापन अभिक्रिया होता है ना, कौन विस्थापित होगा? तांबा। तांबा को भगा देगा जस्ता। एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है और 6 सेकंड के बाद इसकी गूंज सुनाई देती है। व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है? देखो ये व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर चट्टान है, इसने ताली बजाया तो ध्वनि जो तरंग है ये यहाँ से चल करके यहाँ पर गई और फिर यहाँ से टकरा करके इसके कानों पे आई। तो मान लीजिए ये व्यक्ति जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से इस चट्टान की दूरी x है, तो ध्वनि तरंग पहले यहाँ से जब ये ताली बजाया तो यहाँ से चल करके यहाँ पर गई, तो x डिस्टेंस चली, फिर टकरा करके इसके कानों के पास आई तो x डिस्टेंस चली। टोटल डिस्टेंस कितनी चली ध्वनि तरंग? 2x चली। और हमें चाहिए दूरी, यानी हमें चाहिए x की वैल्यू चाहिए। तो दूरी बराबर समय और गुने में चाल होता है। दूरी बराबर समय और गुने में चाल होता है, यानी 2x बराबर समय हमारा 6 है और चाल हमें ये लेना है 346। हमें ये जो साउंड की स्पीड है वो लेनी है 346 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से x आ जाएगा 6 इंटू 346 और डिवाइड बाई 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 346 ये हमारा निकल कर आएगा 1038 मीटर। 1038 मीटर सी हमारा राइट आंसर। 20 किलोग्राम का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा है। इस सवाल को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, आप देखते ही आंसर ए मार सकते हो। स्थितिज ऊर्जा है, आंसर जूल में आएगा। देखो यहाँ कूलम दे रखा है, यहाँ वाट दे रखा है, यहाँ न्यूटन दे रखा है, तो ये सब तो कोई चांस ही नहीं है। एक ही विकल्प है जिसमें जूल है, वो है ए। तो भी ना सॉल्व किया आप इसको टिक मार सकते थे। वैसे आप इसको बना सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। m का मान 20 दे रखा है, g का मान 9.8 लेना है और h का मान 8 लेना है। सॉल्व करके देखना, ये आंसर आएगा।
निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला हमारा किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर जो जीव आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसके अंदर देखो बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल हम जिसे बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा, ये सारे जो है किंगडम मोनेरा के मेंबर है। यहाँ जो डाई एटम देख रहे हो ये है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के ये सदस्य है डाई एटम, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये किंगडम मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है ये, तो इसका आंसर बोर्ड वालों की तरफ से माइकोप्लाज्मा को टिक किया गया है। बोर्ड वालों ने इसका आंसर माइकोप्लाज्मा दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर डाई एटम होगा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आप याद रख सकते हो कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटी जीवित कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कभी पूछ दिया आपसे तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, और ये किंगडम मोनेरा का मेंबर है। तीसरे शेल में यानी कि एम शेल में यानी कि n बराबर 3, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² से हम लोग जानते हैं 3² यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, 3 3 जा 9 इंटू 2 18। सी हमारा राइट आंसर। प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा बोले तो मेंस्ट्रुएशन जो महिलाओं के अंदर होता है 12-13 साल के बाद से, यानी प्यूबर्टी के बाद से मेंस्ट्रुएशन, जिसे आम भाषा में पीरियड्स बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो गर्भाशय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्यूबर्टी के बाद हर महीने जो गर्भाशय होती है उसकी दीवारें जो है मोटी हो जाती है, और वहाँ पर नए नए ब्लड वेसल्स बनने लग जाते हैं। वो इसलिए ताकि जब निषेचन हो जाए तो जो जाइगोट होगा उसे गर्भाशय में ही आना है, गर्भाशय के दीवारों में सेट हो जाना है, और वहीं पर 9 महीने तक क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। इसीलिए जो गर्भाशय की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है, ब्लड वेसल्स वहाँ पर बढ़ जाते हैं ताकि ब्लड फ्लो वहाँ पर इंक्रीज कर जाए, ताकि जो एम्ब्रियो उसमें डेवलप होगा उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन सब मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, ये सारी चीज़ें मिल सके। इसीलिए वहाँ पर क्या है कि नए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं और ब्लड फ्लो वहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है, कोई जाइगोट नहीं बनता है, तो यही जो गर्भाशय है ये संकुचित हो जाती है। संकुचित इसलिए होती है ताकि जो ब्लड वेसल्स बने हैं, जो दीवारें जो मोटी हो चुकी है वो फिर से क्या हो, टूट फूट जाए और ये सारे क्या है, ब्लड के साथ बाहर आ जाए, योनि से बाहर आ जाए। इसीलिए ऐसा होता है, और ये हर महीने होगा, यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो हर महीने स्टार्ट होगा और इस तरह से कंप्लीट होगा। हर महीने गर्भाशय की दीवार मोटी होती है, नए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं और फिर वो टूटते हैं। जब निषेचन हो जाएगा, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, तब ये स्टॉप हो जाएगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने शेल होते हैं? परमाणु संख्या 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होगा। कितने शेल है? पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 शेल है। ए हमारा राइट आंसर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो ये 13 मिलेगा, यानी ग्रुप नंबर 13 का ये तत्व है। और ये तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है। एन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। एन की परमाणु संख्या 7 है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है, यानी नाइट्रोजन जो परिवार है, नाइट्रोजन जो फैमिली है, उसमें जो तीसरा तत्व है उसकी परमाणु संख्या कितनी है? यहाँ आप देखो, यह है नाइट्रोजन, ग्रुप नंबर 15 का तत्व है। नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे हम इस पूरे को। और यहाँ पर हमें आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर चाहिए था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 33। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये पीरियड नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। और हाइड्रोजन हीलियम ही 2 तत्व हैं पीरियड नंबर 1 में, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। वो वैसे भी लोगों को याद रहता है। आवर्त 1 में हाइड्रोजन और हीलियम बस 2 ही तत्व है। अब देखिए आप, आवर्त संख्या 2 से 3 में आना है तो हम 8 जोड़ेंगे, 3 से 4 में आना है तो हम लोग 18 जोड़ेंगे, 4 से 5 में आना है तो भी 18 जोड़ेंगे, 5 से 6 में आना है तो 32 जोड़ेंगे, और 6 से 7 में आना है तो भी 32 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 दे रखा है,
ये आवर्त 2 का तत्व है। नाइट्रोजन के ठीक नीचे वाला तत्व आवर्त 3 में आता है। तो इसका परमाणु संख्या आपको चाहिए तो आप 8 जोड़ दो, 8 जोड़ोगे 7 में 15 आ जाएगा। अब ठीक इसके नीचे वाला जो तत्व होगा वो आवर्त 4 में आएगा, तो उसका परमाणु संख्या आपको निकालना है तो 18 जोड़ दो। तो जैसे ही 18 जोड़ोगे 33 आ जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे वाला का चाहिए तो आप और जोड़ दो 18, उसमें 51 आ जाएगा। फिर इसके नीचे चाहिए 32 जोड़ दो, फिर इसके नीचे चाहिए 32 जोड़ दो। मतलब आपको नहीं मालूम है कि आर्सेनिक है या फिर क्या है, आपको जस्ट एटॉमिक नंबर चाहिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं या फिर ब्लड कर्पसल्स जो होते हैं, ये आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। सबसे बड़ा साइज में डब्ल्यूबीसी होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा साइज में डब्ल्यूबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी के अंदर भी जो इसका एक टाइप है मोनोसाइट, इसका होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। डैश का पीएच कागज यानी पीएच पेपर के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। डैश का पीएच, हमारा आंसर हो जाएगा ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सवाल दूसरी बार आपके सामने है। इससे पहले भी एक सवाल आया हुआ था जिसमें पूछा गया था कि पीएच पेपर का रंग नहीं बदलेगा किसको डालने पर, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट है तो पीएच पेपर का रंग नहीं चेंज होगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है यानी कि रेस्पायरेटरी पिगमेंट। श्वसन वर्णक बोले तो रेस्पायरेटरी पिगमेंट ये कौन है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट्स हैं यहाँ देखो, एक तो हीम है और दूसरा है ग्लोबिन। ये जो हीम है ये उस पार्ट को बोलते हैं जिसमें आयरन होता है। अब जानते हो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन धातु। और ये होता है प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है। और हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग पार्ट है, यानी वो भाग जिसमें आयरन है। तो हीमोग्लोबिन हमारा आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया होता है। डैश धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। पूरे आवर्त सारणी में कमरे के तापमान पर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर या फिर बोल दो 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में है वो है मरकरी। अगर हम अधातु की बात करें तो वो है ब्रोमीन। धातु में मरकरी और अधातु में ब्रोमीन। अब ये जो गैलियम धातु है ये कमरे के तापमान पर तो द्रव अवस्था में नहीं है, बट अगर हम इस गैलियम धातु को अपने मुट्ठी में पकड़ लें, अपने हथेली पर डाल करके हम उसको मुट्ठी में पकड़ ले तो ये धातु जो है ये पिघल जाती है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। वोल्टेज मापने के लिए बोल दो या फिर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। इस वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाया जाता है पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में। और विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और एमीटर को लगाया जाता है सीरीज में, एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। एक डिवाइस है जिसका नाम है मल्टीमीटर। इसका इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज मापने के लिए, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है करंट मापने के लिए और इससे प्रतिरोध भी मापा जा सकता है। तो इस मल्टीमीटर से, नाम ही है मल्टीमीटर, तो ये मल्टी चीज़ों को मापता है, 3 चीज़ों को माप सकता है। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे डैश कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। ये एक गोला था, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, हमें यहाँ पर एक पार्ट मिला। अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर पीछे से पॉलिश्ड कर दिया मैंने। अब ये वाला इसका साइड जो है ये परावर्तक सतह है। अब ये जो हमारे पास मिरर बना है ना, इसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, यही सवाल में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पोल। और ये लाइन कहलाता है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस गोले का जो सेंटर था, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका ये दर्पण पार्ट होता है। हमारा आंसर यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, पोल। डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण है। तो यूवी रेडिएशन ये हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। स्किन कैंसर ये यूवी रेडिएशन कर सकती है।
जो अल्ट्रावायलेट वी किरण होती है ये स्किन कैंसर कर सकती है। इसको रोकने के लिए हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर है। डैश यौगिक एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है, यानी जो कार्बन श्रृंखला है या फिर बोल दो कार्बन जो चैन है वो वलय के रूप में है। वलय मतलब रिंग के फॉर्म में है। वो क्या है? रिंग के फॉर्म में है। तो ये देखो मैंने आपको दिखाया था, ये बेंजीन को हम इस प्रकार भी दिखाते हैं, इस प्रकार भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ देखो कार्बन का चैन है, 6 कार्बन का चैन है जो आपस में मिल करके रिंग बनाए हुए हैं। मिल करके क्या बनाए हुए हैं? रिंग बनाए हुए हैं। तो बेंजीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। हीलियम के 52 किलोग्राम में डैश अणु उपस्थित होते हैं। तो ये एक फर्जी सवाल है, बोर्ड वालों ने इसका आंसर 13 दिया हुआ है, लेकिन सवाल भी गलत है, जवाब भी गलत है। यहाँ पर देखो कई सारे बदलाव की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, यहाँ पर अणु नहीं होगा, एटम होगा, परमाणु होगा, क्योंकि हीलियम जो है ये मोनो एटॉमिक है, ये एक एटम के फॉर्म में रहता है, यानी ये परमाणु के ही रूप में रहता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता है ये। तो हीलियम में हम लोग एटम्स की संख्या पूछते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछते हैं। दूसरा, 52 किलोग्राम कभी भी आपसे नहीं पूछेगा। आपसे कभी भी पूछे तो 52 ग्राम ही पूछेगा, वो भी 52 ग्राम में एटम्स की संख्या आपसे पूछेगा, कभी भी मॉलिक्यूल्स की संख्या नहीं पूछेगा आपसे। परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा जाएगा, ना कि अणुओं की। हाँ, अगर हाइड्रोजन होता तो आपसे पूछा जा सकता था H2 की संख्या, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हीलियम नहीं। हीलियम ये एटॉमिक रूप में होता है, हीलियम ये एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो अब देखो यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, यानी कि एक एटम का मास है ये, 1 एटम का मास है ये, एक एटम का मास है ये। अगर हम इसी को 4 ग्राम कर दें, 4 ग्राम कर दें, कितने एटम का मास हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स का मास है, यानी 4 ग्राम में इतने एटम्स हैं। 4 ग्राम में अगर इतने एटम्स हैं तो 52 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 4 और इंटू में 52। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 13 आएगा। 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो है इसी को हम लोग एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, Na से दिखाते हैं इसको। तो हम इसे लिख सकते हैं 13 इंटू में Na, यानी कि 13 Na। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर परमाणु होना चाहिए, यहाँ पर ग्राम होना चाहिए और यहाँ पर Na होना चाहिए, तब हमारा आंसर बी होता। तो बोर्ड की तरफ से गलत आंसर टिक किया गया है। करेक्ट आंसर ये होगा 13 Na, या फिर बोल दो ये। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब कोई स्थिर वस्तु था, इस पे एक बल लगा F और वस्तु भी इसी दिशा में स्थानांतरित हुआ, तो इसने कुछ दूरी तय किया, मान लो S। तो यहाँ पर बोला गया है दर्शाया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पर सवाल में एक चीज़ और मेंशन होना चाहिए था, वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के गुणनफल होना चाहिए। यहाँ पर गुणनफल के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर कार्य तो तभी होगा ना जब F इंटू में S होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के रूप में दर्शाया जाता है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा गुणनफल के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि कार्य अदिश राशि है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है अकॉर्डिंग टू मेंडल साहब ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि F1 पीढ़ी में हमें हमेशा क्या मिलेगा? डोमिनेंट मिलेगा, डोमिनेंट ट्रेट मिलेगा, डोमिनेंट लक्षण मिलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रबल हो जाएगा। प्रबल यानी कि डोमिनेंट, प्रबल बोल दो, प्रभावी बोल दो, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में डोमिनेंट। तो ये हमारा पार्ट 18 था। पार्ट 18 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।